नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के चक्का जाम की। अन्नदाताओं के आंदोलन को मिलते दुनिया भर के समर्थन की। बताएंगे कि यूपी में बीजेपी की क्यों बढ़ी परेशानी। जानेंगे कि राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर क्या कहा। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में तेजी से बढ़ते राजनीतिक दलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल सरकार ने घटाए सर्किल रेट। दिल्ली में सस्ती होगी सभी तरह की प्रॉपर्टी। 20% घटाए गए सर्किल रेट। इस साल 30 सितंबर तक लागू रहेगा ये फैसला। जीएसटी फर्जीवाड़ों में हुआ भारी इजाफा। 3 साल में 100 गुना बढ़े फर्जी मामले। पिछले 3 सालों में जीएसटी के धोखाधड़ी के मामलों में 13,816.63 करोड़ के फर्जीवाड़े का पता चला है। रेलवे ने बनाया नया रिकॉर्ड। चलाई सबसे लंबी ट्रेन। 295 बोगियों को लेकर दौड़ी 5 इंजनों वाली ट्रेन। कुल 3.5 किलोमीटर थी ट्रेन की लंबाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई से कोरबा तक चलाई गई ये ट्रेन। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नया नियम ला रही सरकार। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीखने में लाइसेंस प्रक्रिया में मिलेगी छूट। लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा कोई टेस्ट। और चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड ने बनाया विशाल स्कोर। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 555 रन बनाए। जो रूट ने जमाया दोहरा शतक। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानूनों के विरोध में कृषक संगठनों ने आज चक्का जाम का ऐलान किया था। चक्का जाम का देश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक असर दिखाई दिया। सिर्फ 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया गया था और 3 बजे इसे खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। इस दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। आवाजें और शब्द कोई भी बॉर्डर पार कर जाती है और अन्नदाताओं के आंदोलन में भी इन दिनों यही हो रहा है। जब सरकार ने उनकी आवाजें नहीं सुनी तो देश से लेकर विदेश तक उनके समर्थन में आवाज उठने लगी। लेकिन सरकार अब भी अपने रुख पर कायम है कि वो अन्नदाताओं की मांग नहीं मान सकती। अन्नदाताओं की मांग है सरकार नए कृषि कानून को रद्द करे और साथ ही एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी दे। लेकिन सरकार ने मांग मानने के बजाय धरना स्थलों को छावनी में तब्दील कर दिया है। सड़क पर कील कांटे और भारी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। इसके साथ ही धरना स्थलों की इंटरनेट सेवा भी बाधित कर दी गई है, जिसके मद्देनजर अन्नदाताओं ने आज देश भर में चक्का जाम किया है। दोपहर 12 बजे से अन्नदाताओं का चक्का जाम शुरू हुआ, जो 3 बजे तक चलेगा। हाँ, लेकिन अन्नदाताओं ने दिल्ली एनसीआर को इससे बाहर रखा है। बता दें कि बीते दिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था कि ये चक्का जाम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट है। 26 जनवरी के दिन हुए हंगामे को लेकर पुलिस इस बार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सिंघू और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं। इस दौरान बैरिकेडिंग भी की गई है, जिस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी अन्नदाताओं की तरफ एक संदेश लिखकर टांग दिया है, जिस पर अन्नदाताओं की एंट्री को मना कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के नाकों पर करीब 50,000 सुरक्षा बल तैनात किए हैं। इसमें अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए स्थानीय पुलिस बल भी शामिल है। दिल्ली में कम से कम 12 मेट्रो स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपथ, राष्ट्रीय सचिवालय और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा खुली रहेगी। अब इस चक्का जाम के बाद सरकार अन्नदाताओं की मांग को और कितना नजरअंदाज करेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कृषि कानून को लेकर अन्नदाता अड़े हुए हैं कि सरकार को इसे वापस लेना होगा, लेकिन सरकार अभी भी इसके फायदे ही गिना रही है। जबकि अन्नदाताओं के समर्थन में देश ही नहीं पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। देश के 75 पूर्व नौकरशाहों से लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी अन्नदाताओं के पक्ष में आवाज उठाई है। तो अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर किसने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लंबे समय से जारी है। इसे लेकर अब तक किसान संगठनों और सरकार के बीच 12 बार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक इसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। अब इसे लेकर देश के पूर्व नौकरशाहों ने केंद्र की मोदी सरकार को एक खुला पत्र लिखा है। पूर्व अधिकारियों ने पत्र में कहा है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ सरकार का विचार शुरुआत से ही टकराव वाला रहा है। जो खत में लिखा गया है उनमें देश के पूर्व 75
पर नौकरशाहों ने हस्ताक्षर किया है। पत्र में कहा गया है कि किसानों से ऐसा बर्ताव किया जा रहा है मानो वो गैर जिम्मेदार विरोध कर रहे हैं और उन्हें हराया जाना चाहिए, उनकी छवि खराब की जानी चाहिए और उनका उपहास उड़ाया जाना चाहिए। पत्र में आगे कहा गया है कि बार बार असफल क्षेत्रीय और अन्य लोगों के साथ आंदोलन का ध्रुवीकरण करने का प्रयास भी निंदनीय है। इस तरीके से कोई समाधान नहीं निकलेगा। यदि भारत सरकार वास्तव में एक सौहार्दपूर्ण समाधान में रुचि रखती है तो 18 महीने तक कानूनों को होल्ड पर रखने जैसे आधे अधूरे कदमों का प्रस्ताव करने के बजाय ये कानूनों को वापस ले सकती है और अन्य संभावित समाधानों के बारे में सोच सकती है। पत्र में पूर्व IAS अधिकारियों नजीब जंग, अरुणा रॉय, जवाहर सरकार और अरविंदो बेहेरा, पूर्व IFS अधिकारियों KB फेबियन और आफ्ताब सेठ, पूर्व IPS जूलियो रिबेरियो और AK समता सहित अन्य ने हस्ताक्षर किए हैं। अन्नदाताओं के आंदोलन को अब विदेशों में भी जमकर समर्थन मिल रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि किसानों के खिलाफ भारतीय अधिकारी अधिकतम नरमी बरतें। सभी के मानव अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही न्याय संगत समाधान तलाशना जरूरी है। DB लाइव की रिपोर्ट। अन्नदाताओं के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और यूपी में देखने को मिल रहा है। यूपी में तो पंचायत चुनाव का भी ऐलान कुछ ही दिनों में होना है, जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। यूपी की बीजेपी सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव से पहले अन्नदाताओं को कैसे मनाया जाए। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल को करा लिए जाने के आदेश के बाद राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। वहीं बीजेपी के लिए ये ज्यादा चिंताजनक साबित हो रहा है। एक तरफ तूल पकड़ता अन्नदाताओं का आंदोलन तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा रहे हैं। दरअसल राज्य में पंचायत चुनाव उस समय कराया जा रहा है जब अन्नदाताओं का आंदोलन तूल पकड़ चुका है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बता दें कि अन्नदाता और सरकार के बीच का गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अन्नदाता अपनी मांग को पूरी करवाए बगैर वापस घर जाने को तैयार नहीं है, तो वहीं सरकार भी उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है, जिसके मद्देनजर मामले का हल ना निकलता देख पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही खाप पंचायतों से बीजेपी की दिक्कतें बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए ये दोहरी मुसीबत साबित हो रही है, क्योंकि बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं जिनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं, जिनको पश्चिम बंगाल चुनाव की भी जिम्मेदारी दी हुई है। पश्चिम बंगाल में भी अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की दिक्कतें बढ़ सकती है। अब एक तरफ अन्नदाताओं का आंदोलन तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल का चुनाव, जिसके बाद सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये साबित हो रही है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए या फिर राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव के चलते अन्नदाताओं को अपने पाले में लाया जाए। वैसे अन्नदाता तो अपने इरादों पर अडिग हैं, यानी बीजेपी के लिए मुश्किलें साफ तौर पर हैं। कृषि कानून से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक सरकार हर मोर्चे पर घिरी हुई है। उम्मीद बजट से थी कि आम लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन बजट आने के बाद तो महंगाई और बढ़ गई। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बार के बजट से जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई से भी राहत मिलेगी। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा दावा किया भी, लेकिन सरकार अपने वादे पर कायम रह नहीं पाई। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ और उसके 3 दिन बाद ही लगातार 2 दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी हो गई। तेल के अलावा LPG सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ। सरकार ने सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में गुरुवार और शुक्रवार लगातार 2 दिन इजाफा हुआ, जिससे ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बीते दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 95 पैसे लीटर, वहीं डीजल 77 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार को भी तेल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे। पेट्रोल डीजल के साथ ही 2 दिन पहले LPG सिलेंडर भी महंगा हुआ था। 25 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़त की गई थी।
कृषि कानून, जीडीपी और महंगाई, हर मोर्चे पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। विपक्ष उसे लगातार घेर रहा है, लेकिन बीजेपी की निगाहें विधानसभा चुनावों पर लगी हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। लेकिन राज्य में बीजेपी की राह आसान नहीं है। आज से बंगाल में टीएमसी 2 दिन की बाइक रैली निकाल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के लिए जल्द ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। ममता बनर्जी राज्य में 10 साल से सीएम हैं और टीएमसी एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो दूसरी तरफ अब तक राज्य की राजनीति में कमजोर रही बीजेपी टीएमसी को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही है। लोकसभा चुनावों के बाद से तो राज्य में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही होता दिख रहा है। बीजेपी के कई नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। साथ ही बंगाल में बीजेपी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है। बंगाल में बढ़ते राजनीतिक तापमान के बीच आज से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। वहीं 11 फरवरी से अमित शाह कूच विहार से यात्रा निकालेंगे, लेकिन पुलिस ने बीजेपी की रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी है। तो दूसरी तरफ टीएमसी ने आज से बंगाल के नदिया जिले में 2 दिवसीय बाइक रैली का शुभारंभ किया। यह यात्रा छपरा से रवाना होकर त्रिवेणी कृष्णानगर होते हुए पलाशी पर पहुंचकर समाप्त होगी। जन समर्थन यात्रा के नाम से निकलने वाली इस रैली को लेकर पुलिस से अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में भाजपा के सामने बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर उनकी यात्रा को अनुमति क्यों नहीं मिली। वहीं पुलिस के इस दोहरे रवैये को लेकर भाजपा नेताओं के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, तो वहीं केरल में मुकाबला कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के बीच होना तय माना जा रहा है। केरल में कांग्रेस अभी विपक्ष में है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि इस बार उसे केरल की सत्ता मिल सकती है। इसके लिए पार्टी ने नया कैंपेन लॉन्च किया है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। कुछ दिनों में चुनाव आयोग केरल समेत 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसे लेकर केरल में राजनीति चरम पर है। केरल में इस समय पी विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ की सरकार चल रही है, जिसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसी को लेकर अब कांग्रेस चुनाव से पहले घोषणा पत्र तैयार करने के लिए नया कैंपेन चला रही है, जिसे टॉक टू थरूर का नाम दिया गया है। इसमें राज्य के छात्र और युवा केरल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए अपने इनपुट देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद शशि थरूर कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं और उन्हें पहली बार इस तरह के पार्टी इनिशिएटिव में शामिल किया जा रहा है। इसके तहत थरूर पार्टी में चुनावी दस्तावेज तैयार करने के लिए छात्रों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और समाज के अन्य वर्गों के साथ बातचीत करेंगे। बता दें कि थरूर एक मशहूर लेखक और वक्ता हैं। उन्हें राज्य के युवा, छात्र, महिलाएं और उद्यमी बहुत सम्मान देते हैं। ऐसे में पार्टी के इस कदम को बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले थरूर को राज्य के कुछ जिलों में लोगों से मिलने का काम सौंपा गया था, लेकिन बाद में पता चला है कि वो राज्य के सभी जिलों में युवाओं और छात्राओं से मिलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी को इससे केरल के चुनाव में कितना फायदा मिलता है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में तेजी से बढ़ते राजनीतिक दलों की। मुद्दा कोई भी हो, देश में राजनीति जमकर होती है। चुनाव करीब हो तो नए नए राजनीतिक दल भी मैदान में आ जाते हैं। किसी को सफलता मिलती है तो अधिकांश यादों में सिमट जाते हैं, लेकिन हर चुनावों के साथ राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। चुनाव विश्लेषण संस्था एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 2010 के मुकाबले 2019 में दोगुनी हो गई है। इससे साफ है कि राजनीति की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा गया है। कहा जाता है कि राजनीति की राह कांटों भरी होती है। इस पर चलकर सियासी दलों को सत्ता के शिखर पर पहुंचने का मौका मिलता है। इसलिए तो आजकल आईएएस अफसर से लेकर अभिनेता तक नेता बनकर सियासी सफर की शुरुआत कर रहे हैं। और देखते ही देखते देश में नई पार्टियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई है, लेकिन इसमें गैर मान्यता प्राप्त दल ज्यादा हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 2010 के मुकाबले 2019 में दोगुनी हो गई है। दरअसल उन राजनीतिक दलों को गैर मान्यता प्राप्त दल माना जाता है जिनका पंजीकरण या तो बिल्कुल हाल में हुआ हो या जिनको राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में पर्याप्त प्रतिशत में वोट ना मिले हो, या फिर जिन्होंने पंजीकरण के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा हो। आंकड़े बताते हैं कि 2010 में ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या 1112 थी, जो 2019 तक बढ़कर 2301 हो गई।
साल 2018 और 2019 के बीच इस संख्या में 9.8% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि 2013 और 2014 के बीच इसमें 18% की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट में जिन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का विश्लेषण किया गया, उन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 65.45 करोड़ रुपए मूल्य के 6,860 चंदे मिलने की घोषणा की। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 2,301 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से 653 दल उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद इस तरह के 251 दल दिल्ली से और 184 दल तमिलनाडु से हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए अब कई दल मैदान में आ चुके हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।